जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सन 2014 में जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उसके पेपर का एनालिसिस करेंगे और प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ हम हर क्वेश्चन को रेटिंग देंगे कि ये सरल था, कठिन था या मध्यम स्तर का था। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ कुछ प्रश्नों में हम गैसिंग सिस्टम भी लगाएंगे कि किस तरीके से हम ऑप्शंस को हटा सकते थे, और ये देखेंगे अगर पिछली बार इस प्रकार का प्रश्न आया है तो इस बार किस प्रकार के प्रश्न के आने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों पेपर बहुत बड़ा था, 200 प्रश्न थे पेपर में टोटल, हर खंड 4 खंड थे, इसलिए मैंने अलग अलग खंड का एग्जाम एनालिसिस बनाने का सोचा है, क्योंकि 200 नंबर का बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो उस वजह से मैंने इस वीडियो में केवल खंड आ लिया है। खंड आ हमारा स्वास्थ्य एवं पोषण है। इसमें से कुल 55 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, यानी 55 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, पालक निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम स्रोत है। तो ऑप्शन दिए विटामिन ए, लौह तत्व, कैल्शियम, थायमिन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमको पता होना चाहिए। वैसे भी सरल क्वेश्चन ही मानेंगे, क्योंकि ये तो सबको पता होता है कि बेटा पालक में लौह तत्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह तत्व। इस प्रश्न को हम सरल स्तर का मानेंगे कि क्योंकि कैल्शियम और थायमिन तो कोई भी काट देगा ऑप्शन में से, बस कंफ्यूज रहेगा तो विटामिन ओ और लौह तत्व में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, धात्री स्त्रियों की पोषक तत्व आवश्यकताएं भी गर्भवती स्त्रियों के समान ही बढ़ती हैं, केवल एक अपवाद के साथ। तो ये चीज हम गर्भवती की देखभाल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि धात्री स्त्रियां यानी जो स्तनपान कराती हैं वो स्त्रियां, और गर्भवती तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इनकी देखो ऊर्जा की डिमांड भी बढ़ती है। धात्री स्त्री की ऊर्जा की डिमांड कितनी बढ़ती है दोस्तों? 550 कैलोरी प्रतिदिन। प्रोटीन की भी मांग बढ़ती है। प्रोटीन की मांग बढ़ती है 18 ग्राम पर डे, और कैल्शियम की भी मांग बढ़ती है। कैल्शियम की भी गर्भवती स्त्री और धात्री स्त्री दोनों के लिए 600 मिलीग्राम पर डे बढ़ती है। केवल लौह तत्व है जिसकी मांग नहीं बढ़ती है। तो ये प्रश्न ऐसा था जिसके लिए हमें थोड़ा पढ़ना जरूरी था, तो इसको मैं मध्यम स्तर का प्रश्न मानूंगा। लेकिन यहाँ पर भी हम पता है ऑप्शन हटा सकते हैं केवल अपने दिमाग से। कैसे? जैसे कि हमको पता है कि दूध में, क्योंकि जो स्त्रियां दूध पिलाती हैं उनकी बात की जा रही, तो दूध में प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम भी होता है। ठीक है, लौह तत्व नहीं होता। तो लौह तत्व की मात्रा नहीं बढ़ेगी, कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। और अगर इनकी मात्रा बढ़ रही है तो डेफिनेटली ऊर्जा है, एक तरीके से ऊर्जा के ही रूप में मिल रही है, तो ऊर्जा की भी मात्रा बढ़ेगी। तो ये हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं ऑप्शन। अगर हमको कुछ भी नहीं पता, नॉर्मल हमको पता रहता है, ये सबको पता होता है दूध में बहुत कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, ये भी पता रहता है, तो वहां से हम इसको हटा सकते हैं और हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, लौह तत्व। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती। अब यहाँ पर गर्भावस्था की बात कर रहे हैं, पिछले वाले में स्तनपान वाली अवस्था यानी धात्री स्त्रियों की बात कर रहे थे। तो ये भी गर्भवती की देखभाल चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है आयरन, चौथा है कैल्शियम। तो यहाँ भी देखिए हम अच्छे से दिमाग लगा सकते हैं। कैसे? कि गर्भावस्था में यानी कि शिशु का निर्माण कराना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो शिशु के निर्माण के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैग्नीशियम से क्या होता होगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तीसरा है आयरन, आयरन से खून का निर्माण होगा, तो आयरन भी चाहिए, ब्लड बनेगा। कैल्शियम, कैल्शियम से हड्डियों का निर्माण होगा, छोटी छोटी हड्डियां भी बनेगी शिशु की, यानी कि मैग्नीशियम हमारा आंसर होगा। यानी कि मैग्नीशियम की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती। बाकी तीनों चीजों की क्यों पड़ती है ये आपको पता चल गया कि नहीं? तो ये भी अगर जनरल आइडिया से हम लगाएं तो इस प्रश्न को भी हम बड़ा आसानी से, मतलब अगर कुछ भी नहीं आता हो ना तो भी हम इसको कर सकते थे ऑप्शंस को हटा के। तो दोस्तों इसको भी मैं मध्यम स्तर का मानूंगा सवाल को। चौथा है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है। दोस्तों ये प्रश्न मैंने तब भी बताया था वहां पे, और मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाया था इस पे। एक चीज बताई थी, डिसऑर्डर बताया था प्री एक्सक्लेम्पेसिया, जिसको टॉक्साइड भी कहते हैं। टॉक्साइड का मतलब होता है विषाक्तता।
वहां पे वीडियो में मैंने हिंदी में नहीं बताया था कि गर्भावस्था की विषाक्तता भी बोलते हैं। ठीक है, विष यानी टॉक्सिन। ठीक है, वहां पे टॉक्साइड भी बता दिया था और प्री एक्लेम्प्सिया बता दिया था, क्योंकि उसी नाम से ज्यादा पूछते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे इस बार भी प्रश्न आना है, आप ये समझ लो, क्योंकि सिलेबस वहां पे छोटा है, उस टॉपिक का 8 प्रश्न आने तो कहीं ना कहीं से तो आ गई। तो इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में ये 3 चीजें होती हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा केयर दी जाती है गर्भवती महिला को। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है, मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है वह क्या कहलाता है? टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, मधुमेह जेस्टेशनल मधुमेह और जुवेनाइल मधुमेह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टाइप 1, टाइप 2, जुवेनाइल। तो एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, देखिए जुबलाइन, आप लोगों को ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जुबलाइन एक्ट पे काफी हल्ला हो चुका है। तो जुबलाइन यानी कि बच्चों से रिलेटेड ये वर्ड होता है, जुबलाइन कहीं भी आ जाए। और जेस्टेशनल जो वर्ड है वो गर्भावस्था से रिलेटेड रूट वर्ड है। तो यहाँ पर भी अगर हमको केवल कुछ नहीं, बस नॉर्मल रूट वर्ड्स हैं, अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, एसएससी वगैरह के लिए, तो ये रूट वर्ड आपको पता ही होंगे, तो आप आसानी से लगा सकते हो। इसके लिए कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको तो मैं सरल टाइप का प्रश्न ही कहूंगा, क्योंकि अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप आराम से अंदाज लगा सकते हैं। ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं, जुबिनाइल तो सभी को पता है, तो उसको हटा दो, तो ये जो बाकी का बचा है यही होगा आंसर। अब आते हैं 6वें प्रश्न पे। प्रसव पूर्व जांच के दौरान मां को किस टीके की सलाह दी जाती है? तो देखिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि किस टीके की सलाह दी जाती है। टेटनिस के टीके की सलाह दी जाती है पहली तिमाही के बाद। ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं गर्भवती की देखभाल में, अच्छा है बना है, वहां पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है धनुस्तंभ टेटनिस, ठीक है, इसका टीका लगता है, हमको पता है। चौथा देखो दस्त दे रहे हैं, इसको साफ काट दो भाई, दस्त का भी कोई टीका होता है क्या? फिर देखो यकृत शोध, तो यकृत शोध आपने सुना ही नहीं होगा कभी। और फिर तानिका शोध, ये भी नहीं सुन रखा होगा, तो अपन इनको हटा सकते हैं एक तरीके से। हालांकि इतना मैं सरल नहीं मानूंगा, इस क्वेश्चन को हम तभी कर पाते जब हमने पढ़ रखा हो। ठीक है, तो इसको भी मैं मध्यम स्तर दूंगा। अगला प्रश्न है, एक गर्भवती मां को उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रसव पूर्व परामर्श में क्या बताया जाना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है विकिरण अनाश्रिता से बचाव, दूसरा है मदिरा व धूम्रपान से बचना, सी है कब्ज से बचना व स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे बी तो आपको लग ही रहा होगा कि मदिरा और धूम्रपान से तो बचाव की परामर्श देंगे ही कि आप ये मत कीजिए क्योंकि आप गर्भवती हैं। तीसरा कब्ज से बचना, हाँ ये भी कब्ज से भी बचना सही है, क्योंकि देखो बीमार नहीं होना है, स्वास्थ्यवर्धक रहना है, तो सही रहेंगे। तो ये दोनों आंसर होंगे। ठीक है, अब अगर ये दोनों आंसर होंगे तो प्रयुक्त सभी आंसर होगा, है कि नहीं? तो ये ऊपर वाला अगर आपको समझ में भी नहीं आता, अगर बाई दबे कि विकिरण अनाश्रिता से बचाव, तो भी आप इस सवाल को कर सकते हो। तो इसको तो मैं बिल्कुल रद्दी सवाल बोलूंगा, बिल्कुल सरल सवाल, ये तो सब कर ही देते हैं। अब 8वां प्रश्न है हमारा, बीसीजी का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? तो बीसीजी का टीका चेचक, क्षय रोग, हैजा और छोटी माता। तो ये हमको याद होना चाहिए, क्षय रोग। इस सवाल का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये तो हमको याद होगा तभी हम कर पाएंगे। और ये बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं, एक चार्ट आपको याद करना है और आपके 3 या 4 नंबर पक्के हो गए, ये मान के चलिए आप, है कि नहीं? वहीं पे वीडियो जो है ना, टीकाकरण वाला वीडियो, वहां पे आप देख लीजिए। एक अभी आप देखोगे इसी पेपर में, एक चार्ट याद है ना, तो आपके 4-5 प्रश्न पक्के हो गए। ठीक है, अब 9वां प्रश्न देखते हैं, डीपीटी के टीके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों देखो, डीपीटी तो इतना फेमस टीका है कि ये तो हर किसी को पता ही होना चाहिए कि इससे 3 बीमारियों का बचाव होता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, और टी से टिटनिस। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दिया है पर्टूसिस, दूसरा पायरिया, तीसरा पोलियो और चौथा प्लेग। ठीक है, तो पोलियो की तो पता ही है कि पोलियो वैक्सीन होती है। प्लेग, पायरिया, इनका कोई टीका नहीं होता है।
है तो पर्टूसिस। अपन को नहीं पता हो तो भी हम लगा सकते हैं। कैसे? प्लेग पायरिया, इनका कोई टीका नहीं होता, इतना तो हमको पता है। एक कैसी बीमारी है प्लेग वायरस वाली। पोलियो का तो पोलियो की खुराक होती है, वैक्सीन होती है, वो जो पोलियो वैक्सीन ही नाम होता है। तो अपन पर्टूसिस आराम से लगा सकते हैं। तो इसको तो मैं बहुत ही सरल कहूंगा। वैसे भी अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हो तो ये टीके ही के तो आपको एकदम रट्टे होने चाहिए। अब आते हैं हम 10वें प्रश्न पे। 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका मुंह से दिया जाता है। भाई आप ऐसा मत समझ लीजिए कि मुंह से दिया जाता है, मुंह में कोई इंजेक्शन लगाते होंगे। मुंह से यानी नॉर्मली मुंह से दवाई लेते हैं। तो पहला है MMR, दूसरा BCG, तीसरा पोलियो, चौथा हेपेटाइटिस। तो ये तो आप सभी को पता है, आपने सबने 5 साल तक पोलियो की वैक्सीन ली है। तो पोलियो इसका आंसर है। इसको भी मैं सरल सवालों में कहूंगा। टीकाकरण तो पूरा सरल है। टीकाकरण आप केवल 10 मिनट पढ़ के ना पूरे 7 नंबर 8 नंबर जितने का है वो लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है ना टीकाकरण की, तो उसको जरूर देख लीजिए, बहुत सही बनी है। उतने में पर्याप्त हो जाएगा, आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11वां प्रश्न है हमारा, वर्तमान में निम्नलिखित बीमारियों में से किस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, टीका भाई किसके लिए? खसरा, खसरा का तो टीका है, पढ़ चुके हैं हम, है कि नहीं? तान का शोध, इनका भी भाई होगा, इनका भी है तान का शोध का। तीसरा है क्षय रोग, इसका भी टीका है, टीबी का। BCG पहले ही बार। डेंगू, डेंगू का कोई टीका नहीं है अभी। डेंगू मलेरिया इनका कोई टीका नहीं है। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो गया। तो इसको मैं मध्यम स्तर का मानूंगा। क्या है कि तान का शोध और डेंगू में लोग बाग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 12वां प्रश्न, रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है। तो दोस्तों देखिए, रोटा वायरस तो एक बहुत फेमस है, तो ये भी सब लगभग लोगों को पता ही रहता है कि रोटा वायरस जो है वह दस्त की बीमारी से बचाता है। एक तरीके से भयंकर दस्त वाली बीमारी होती है बच्चों में, हैजा टाइप की। एक्चुअल दस्त, सॉरी फ्रेंड्स, हैजा टाइप की नहीं होती है। एक्चुअल जो छोटे बच्चों में दस्त लगते हैं, एक वायरस होता है रोटा, उसकी वजह से दस्त चालू हो जाते हैं। तो उसी के लिए उसी का एंटीडोज बना वैक्सीन दी जाती है, रोटा वायरस टीका। अब देखते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। तो इसको भी, ये 12वें वाले प्रश्न को मध्यम स्तर देंगे क्योंकि ये याद रहना चाहिए सबको। 13वां प्रश्न, टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयां को विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है। पहला है सॉक्सलेट, दूसरा है होमोजीनाइजर, तीसरा है सेंट्रीफ्यूज और चौथा है ऑटोक्लेव। तो ये तो पता होगा आप सभी को, ऑटोक्लेव होता है। मेरे तो घर में डॉक्टर की दुकान थी पहले, तो मुझे पता है, इस वजह से बहुत देखा है ऑटोक्लेव। तो मैं तो इसको सरल प्रश्न ही मानूंगा, फिर आपको जैसा लग रहा हो मध्यम या कठिन। अब देखते हैं 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी है, यानी कि टीका नहीं है ऐसी कौन सी बीमारी है। पहला निमोनिया, दूसरा काली खांसी, तीसरा डिप्थीरिया, चौथा बाल्यकाल का टीबी रोग। ठीक है, तो देखिए आपको पता ही है कि देखो B, C और D इनके लिए तो है ही ऑप्शन। हाँ, अब केवल A है निमोनिया, निमोनिया का टीका नहीं बना है। दोस्तों मैंने पहले भी टीकाकरण वाले पार्ट में वाले क्लास में बताया था कि देखिए, टीका का मतलब ये नहीं है कि हमेशा परमानेंट के लिए हम सही हो गए। कुछ टीके ऐसे हैं जो परमानेंट, आप जिंदगी भर अब वो बीमारी नहीं होगी। जैसे आपने हेपेटाइटिस B का लगवा लिया तो जिंदगी भर वो बीमारी नहीं होनी। लेकिन जो टीबी का टीका लगता है ना, BCG, तो वो बाल्यकाल के लिए रहता है। फिर बाद में आप अगर संपर्क में आते हैं टीबी वाले के, तो आपको हो सकता है। मेरा एक दोस्त था जिसको टीबी हो गई थी, हालांकि सही भी हो गया तुरंत 15-20 दिन में, तो एकदम तरीके से, लेकिन उसको बचपन में टीका लगा था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में बाल्यकाल का टीबी रोग दिया है, क्योंकि अगर केवल यहाँ पे टीबी रोग दे देते ना, तो फिर बच्चे फिर ऑब्जेक्शन उठा देते कि देखो सर यहाँ पे डबल आंसर हो गया। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां है, क्रय स्थल से लेकर बच्चे को टीका देने के बिंदु तक शीतल श्रृंखला टीकों का तापक्रम रखती है। ठीक है, तो टीका ले जाने के लिए देखिए, आपको बताया था कि जो टीकों का भंडारण होता है, कुछ 2 टीके छोड़ के जिनका -20 डिग्री पे होता है भंडारण, बाकी सभी टीकों का भंडारण 4 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो देखो वही उसी टाइप का अपन को आंसर यहाँ पे ढूंढना है,
वहां पे 4 से 8 लिखा था, तो लगभग ऐसे ही थोड़ा बहुत हेर फेर में आंसर आता है पेपर में। 0 डिग्री पे भाई एकदम फिक्स 0 तो नहीं रख पाएंगे, गलत बात। 0 से 4 गलत बात। 2 से 8 हो सकता है, 3 से 6, तो 2 से 8 वाला ऑप्शन ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 4 से 8 में यहाँ पे देखो रेंज अपन देखो जो अपन ने पढ़ा था ना 4 डिग्री से 8 डिग्री, बिल्कुल काफी बुक्स में वही दे रखा है। ठीक है, तो वहां पे 4 से 8 के बीच में था। ठीक है, अब वही यहाँ पे देखो 2 से 8 डिग्री, यानी कि यहाँ पे वो पूरा जो 4 से 8 है वो इसमें पूरा कवर हो रहा है, जबकि 3 से 6 में पूरा कवर नहीं हो रहा। तो अपना आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, अब आते हैं 16। इसको मैं बताऊंगा कठिन स्तर का सवाल। कठिन स्तर का इसलिए कहूंगा क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ये है कि नहीं। अब देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न। और होता क्या ना, बहुत से बार बच्चे ना 0 दिखाई दिया नहीं कि आंसर अपन ने लिख दिया। बहुत से लोग कहते हैं ना कि 0 कहीं भी दिख जाए, उपरोक्त सभी कहीं भी दिख जाए, इनमें से कोई नहीं कहीं भी दिख जाए आप लगा दो उसको, तो वहां भी थोड़ा देखें। अब आते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पे। जननी शिशु सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत चलाई गई है? तो ये देखो एनआरएचएम और आईसीडीएस हमने पढ़ चुका है। उसमें जितनी भी योजनाएं थी उनका कम से कम ये नाम ऐसे याद होना चाहिए कि कौन सी किसके तहत चलाई जा रही है कि नहीं, कौन सी में क्या है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें पता होना तो अपना आराम से काम बन जाए। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना एनआरएचएम में थी। ठीक है, अब देखते हैं एमएमआर मातृ मृत्यु दर किससे संबंधित है? मातृ मृत्यु दर आप लोगों को बता चुके हैं उसी चैप्टर में। देखिए ऑप्शन यहाँ पर, माता प्रजनन स्वास्थ्य एवं जीवन, माता कुपोषण, माता शिशु स्वास्थ्य एवं जीवन, माता शिशु कुपोषण। तो देखिए पहला ऑप्शन है माता प्रजनन स्वास्थ्य एवं जीवन, माता के द्वारा जो प्रजनन है, क्योंकि प्रजनन से संबंधित है ये चीज, तो ये हो सकता है। दूसरा देखते हैं माता कुपोषण। कुपोषण से तो रिलेटेड नहीं है। माता मृत्यु दर का मतलब है कि 1000 माताएं अगर प्रेग्नेंट है तो 1000 माताओं की डिलीवरी हुई है तो उसमें से कितनों की मौत हो गई, वो एमएमआर होता है। ठीक है, अब देखते हैं माता मृत्यु स्वास्थ्य एवं जीवन, माता शिशु, माता और शिशु का स्वास्थ्य जीवन, माता शिशु कुपोषण। तो देखो कुपोषण और उनकी बात नहीं हो रही, प्रजनन से संबंधित चीज होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसको भी मैं मध्यम स्तर का मानूंगा, क्योंकि मध्यम स्तर का इसलिए मानूंगा क्योंकि यहाँ पर ए और सी में इस तरीके की भाषा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं ना, जब हम एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं, एक तो प्रेशर रहता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, क्वेश्चन के साथ हम कभी भी लड़ते नहीं है। क्वेश्चन देख लिया ना एक बार कि हाँ अरे ये नहीं पढ़ा अपन ने, नहीं बनता अपन से, और अपन ने छोड़ दिया, उसके बाद उसमें कुछ भी आंसर लगा दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आखिरी 1 मिनट तक क्वेश्चन से लड़ना है कि हाँ नहीं मुझे ये करना है, नहीं 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 ये ऐसे सोचना है। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इंक्रीज होंगे, और उतने से ही सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इतना ही डिफरेंस रहता है एक सिलेक्शन वाले में और एक अच्छे पढ़ने वाले में। अब देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आईसीडीएस के लाभान्वितों में नहीं है? तो आईसीडीएस के का जो अपन ने चैप्टर बनाया है तो उसमें आईसीडीएस के सभी लाभान्वितों की सूची दी है। तो उसमें देखो गर्भधारक स्त्रियां थी, धात्री स्त्रियां थी, किशोर बालिकाएं थी, 6 वर्ष से अधिक बच्चे नहीं थे, 6 वर्ष से कम के बच्चे थे, 6 वर्ष से अधिक के बच्चे नहीं थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी मैं मध्यम स्तर का सवाल कहूंगा, क्योंकि ये भी अगर हमने पढ़ा होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म केवल पता होगा तो ये धात्री स्त्रियां, गर्भधारक स्त्रियां, इनमें से कुछ कर देंगे या बालिकाएं में से कर देंगे। अब देखते हैं 19वें नंबर का प्रश्न। इसमें दिया है आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह है। केवल धात्री स्त्रियां, केवल गर्भवती स्त्रियां, 15 से 44 तक की स्त्रियां, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धात्री स्त्रियां और गर्भवती स्त्रियां हो सकती हैं, ठीक है, और 15 से 44 साल की, यानी एक नया एज ग्रुप बना दिया है, उपरोक्त सभी ही है यहाँ पे। ठीक है, आंसर तो इसको भी मध्यम स्तर का बताऊंगा क्योंकि इसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। 20वां प्रश्न है आईसीटीएस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था है। NIN हैदराबाद,
तो देखिए यहाँ पर कौन सी है, सी है, NIPCCD दिल्ली। ये देखिए प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा भी था, आप में से कई लोगों ने जवाब भी दिया था, फेसबुक ग्रुप पे भी दिया था और यहाँ पे कमेंट पे भी दिया था यूट्यूब में। ठीक है, तो ये इनकी प्रशिक्षण वाली संस्था है। इस सवाल को मैं कठिन मानूंगा। अभी 20 सवालों में मैंने एक ही प्रश्न कठिन माना है। कठिन इसलिए मानूंगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था। सिलेबस में क्या दिया है कि ICDS और NRHM की योजनाएं, आप योजना सिलेबस में दी है। हालांकि ये इतना पूछ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना उनका हक बनता है पूछना, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रिक्टली अगर हम सिलेबस फॉलो करें तो ये सिलेबस का सवाल नहीं था, इसलिए मैं इसको कठिन बोलूंगा। 21वां प्रश्न है, बौनापन निम्नलिखित में से किसी एक की कमी के कारण होता है? कैल्शियम, जस्ता, आयोडीन, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये प्रश्न भी कठिन श्रेणी में ही डालूंगा। आयोडीन बौनापन का कारण है। हालांकि अगर हम पढ़ चुके हैं पहले से तो हम हमारे लिए बिल्कुल सरल सवाल है कि नहीं? यहाँ पे कोई गैसिंग सिस्टम नहीं लगा सकते कि भाई बौनापन है आयोडीन। आयोडीन तो अपन सोच भी नहीं सकते, अपन को आयोडीन यानी कि घेंगा रोग ही दिखाई देता है। अब आते हैं 22वें प्रश्न पे, आवश्यक वसीय अम्लों की कमी क्या कारण होता है? पहला ऑप्शन है केरेटोमलेशिया, दूसरा है त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना, तीसरा है काली जीवा, चौथा है मरासमस। इसका आंसर है बी, त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना। तो ये प्रश्न कुपोषण से संबंधित है और अभी हमने कुपोषण की क्लास नहीं की है। मैं जल्दी ही कुपोषण की क्लास लगाने वाला हूँ, तो उस वजह से मुझे खुद भी ये प्रश्न बड़ा कठिन ही लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं सबको कठिन कठिन की श्रेणी में डालना चाह रहा हूँ, इसको भी कठिन की श्रेणी में ही डालूंगा। अब देखते हैं 23वां प्रश्न, आदर्श रूप से जब एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होना चाहिए? ये हम देख चुके हैं, 3 गुना होना चाहिए। और साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप पे मैंने एक पोस्ट भी किया है जिसमें बताया गया है कि बच्चे का वजन किस तरीके से बढ़ता है, कि हर महीने हर सप्ताह कितना कितना बढ़ना चाहिए, ये पूरी लिस्ट दी है वहां पर। ठीक है, अब देखते हैं अगला 24वां प्रश्न, एक स्वस्थ शिशु के पास पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यकृत में संग्रहित होता है। इसको मैं मध्यम श्रेणी का मानूंगा क्योंकि ये लगभग काफी एग्जामों में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो पता होता है लोगों को। अब देखते हैं 25वां प्रश्न, एक गर्भवती माँ के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है? तो इसका आंसर है नवजात में रक्तस्राव। तो दोस्तों ये भी अपन को रटा होगा तो ही कर पाएंगे, कोई इसमें ट्रिक टिप्स नहीं लगा पाएंगे, तो इसको मैं कठिन की श्रेणी में मानूंगा। अगला प्रश्न है, नव दुग्ध एवं माँ के दुग्ध में पाए जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन क्या कहलाता है? नव दुग्ध का मतलब है माँ का पहला दूध, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बहुत सारे एंटीजेंट्स रहते हैं, मतलब बहुत सारी पोषक तत्व रहते हैं उसमें, जो बच्चे के लिए जिंदगी भर के लिए, बच्चे की जिंदगी भर के लिए जरूरी होता है। आप लोगों ने अगर डीडी नेशनल पे पहले चलता था, अभी भी चलता होगा, कल्याणी कार्यक्रम देखते होंगे तो ये सारी चीजें पता होंगी। अगर आपने 5-6 महीने कल्याणी कार्यक्रम देखा है तो आप ये मान के चलिए आप 20 नंबर प्लस में चल रहे हैं इस एग्जाम में। ठीक है, अब अपन 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां क्या कह रहा है? ये तो 26वां ही चल रहा है ना? हाँ, ऑप्शन है एरिथ्रोपोइटिन, लैक्टोफेरिन, कैल्सिटोनिन, लिम्फोकाइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, हमको पता होता है कि जो प्रोटीन पाया जाता है ना माँ के, वो जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है वो किसके रूप में पाया जाता है? लैक्टोस, दूध में लैक्टोस होता है। ठीक है, अब क्या आयरन युक्त कह रहे हैं, तो आयरन यानी कि आयरन का जो केमिकल नाम है फेरस, इस वजह से देखो लैक्टोफेरिन, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आप थोड़े भी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इसको आराम से लगा दोगे, इनकी तरफ देखोगे भी नहीं। अगर आप पहले ही इसको हाथ जोड़ लोगे कि भाई ये प्रश्न हमको नहीं बनना, तो आप कुछ भी लगाओगे, अरे बी लगा दो, सी लगा दो, फिर आप पता है ना
ऑप्शन नहीं पढ़ते, आप B A B C पढ़ते हैं। आप ऑप्शन पढ़िए, इनके शब्दों को अलग अलग करके इनका अर्थ निकालिए, क्योंकि नाम कुछ इसी तरीके से तो रखा गया होगा। अब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सा है, बाकी सब अलग अलग है। लिम्फोकाइन, कैल्सिटोनिन, एरिथ्रोपोइटिन, ना तो इनका दूध से संबंध लग रहा है ना आयरन से। कोई ऐसा नाम मिले ना जिसका या तो आयरन से मिल रहा हो या दूध से, यहाँ पे तो दोनों से ही मिल रहा है, तो अपन तुरंत इसको लगा देंगे। सरल प्रश्न मानूंगा इसको। 26वां प्रश्न है, पूर्ण अवधि के पूर्व जन्मे शिशुओं को प्रोटीन की क्या आवश्यकता होती है? पूर्ण अवधि यानी कि 9 महीने से पहले अगर 8 महीने में पैदा हो गया तो उसको कितनी प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसका शरीर का उतना विकास नहीं हुआ होगा बच्चे का। तो इसमें ऑप्शन सही है पहला, 3 से 4 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन। ठीक है, यानी कि अब मान लो 1.5 किलो का बच्चा हुआ है तो उसको लगभग 6 ग्राम प्रोटीन दिन में चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 28वां, ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित है WHO एवं यूनिसेफ द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन है टीकाकरण योजना, प्रसव पूर्व शिविर, मातृ देखभाल केंद्र और शिशु अनुकूल अस्पताल। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे दोस्तों? हमको कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं, अगर बस हमको क्या है, सवाल से लड़ना है। देखो कैसे करते हैं अपन, कि देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि सबसे पहले दिया है स्तनपान की शिक्षा, यानी स्तनपान की शिक्षा कह रहे हैं, यानी कि ये टीकाकरण योजना होगी नहीं, प्रसव पूर्व शिविर होगा नहीं, प्रसव के पहले स्तनपान कहाँ से करा पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। पहले 2 ऑप्शन हमने काट दिए। तीसरा, मातृ देखभाल केंद्र और शिशु अनुकूल अस्पताल, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो ये करा कौन रहा है? WHO करा रहा है और यूनिसेफ करा रहा है। यूनिसेफ किससे रिलेटेड है? बच्चों से रिलेटेड है। अगर ये माताओं का कार्यक्रम होता तो WHO खुद ही करा लेता ना पूरा। WHO तो बहुत बड़ी संस्था है, उसने यूनिसेफ को साथ में क्यों लिया है? क्योंकि ये बच्चों के लिए होगा। तो शिशु अनुकूल अस्पताल, डी अपना ऑप्शन हो गया। अपन ने देखो यहाँ पे अगर हमको कुछ नहीं पता था, बस जनरल नॉलेज थी कि कौन क्या है, उस आधार पे हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, इसको मैथ का सवाल समझ रहे हैं। अब ऐसे ही आइए 29वें प्रश्न पे, शिशु को ठोस आहार देने एवं दूध छुड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए? भैया आदर्श आयु बता रहे हैं शिशु की। अरे बहुत ही सिंपल सवाल है ये तो। 6 माह तक हमको केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, और अगर माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो किस प्रकार से बोतल वाला दूध दिया जाए, ये आपको फेसबुक ग्रुप पे अच्छी तरीके से बताया गया है। वहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लेके डाल रखे हैं। और साथ ही साथ 2 साल तक आप दूध पिलाइए बच्चे को थोड़ा थोड़ा, लेकिन 6 महीने तक केवल माँ का दूध होना चाहिए। 30वां प्रश्न देखते हैं, खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है? पहला त्वचा के संपर्क से, दूसरा भोजन से, तीसरा पानी से और चौथा नाक, गला, श्वसन नली के स्रवण से। तो दोस्तों देखो, हमको नहीं पता खसरा क्या होता है। त्वचा के संपर्क से तो कोड़ ओड़ हो सकता हो, वैसे तो होता नहीं है, अगर हम सोचें तो यही चीजें हो सकती थी, हो भी जाता है कभी कभी। अब दूसरा है भोजन से, संक्रमण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो संक्रमण तो किसी दूसरे व्यक्ति के वजह से होता है, भोजन का तो कोई कॉलम ही नहीं है। फिर यहाँ पे सी ऑप्शन है पानी से, डी है नाक, गला एवं श्वसन नली के स्रावण से। तो ये थोड़ा बड़ा ऑप्शन लग रहा है, इसमें थोड़ा ज्यादा स्कोप मिल रहा है बीमारी खसरे के संक्रमण का, तो हम यही लगा देना चाहिए। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि खसरा क्या होता है, तो खसरा क्या होता है आपको पता है, क्योंकि उसमें गले के अंदर सूजन आ जाती है और जान का खतरा बनाता है। तो आप अगर खसरे के बारे में थोड़ा ही पढ़ा है टीकाकरण वाले पार्ट में, और सामान्य बीमारियों का परिचय जो शायद चैप्टर 2 है वो पढ़ा है, तो आप आराम से कर सकते हो, शायद चैप्टर 2 का ही सवाल है। काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? काली खांसी मैं पहले भी बता चुका हूं, काली खांसी का जो चिकित्सीय नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट है परट्यूसिस। डीपीटी में भी पूछा गया, देखिए ये परट्यूसिस यहाँ भी पूछा गया कि डीपीटी के टाँके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? परट्यूसिस के लिए। फिर पूछा गया काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? परटूसिस। ठीक है, शायद एक क्वेश्चन और है, आगे देखते हैं होगा कि नहीं, मुझे ऐसा अंदाज है।
चलिए अब आते हैं 32वें प्रश्न पे। 32 है, प्रथम बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 10 सप्ताह। ठीक है, तो ये 6 सप्ताह में लगाया जाता है। ये चार्ट आपको पूरा दे रखा था, वहां से आपको देखना है। वो बहुत ही सिंपल चार्ट है, आपको शुरू का थोड़ा याद रखना, पीछे वाले याद रखो चाहे नहीं भी रखो, बस शुरू के जरूर याद रखो। 4-4 सप्ताह का गैप है उनमें, किसी भी तरीके से ट्रिक बना के उनको याद कर लो। ठीक है, शुरू में क्या है कि टीका लगता है, उसके बाद ये 3-3 टीके लगते हैं, 3-3 खुराकें लगती हैं, किसकी कितनी लगती हैं ये देखना है आपको। अब आते हैं 33वें प्रश्न पे। ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा जो बीमारी वो आंख से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है डायरेक्ट। तो इसको मैं मध्यम स्तर का सवाल बताऊंगा और 32वें नंबर को भी मैं मध्यम स्तर का सवाल बताऊंगा। 34वां प्रश्न है हमारा, बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना, खांसी तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण होते हैं? तो ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, टीबी के रोग, डिप्थीरिया रोग के, दस्त रोग के, निमोनिया रोग के। तो देखो, तीव्र और ध्वनि युक्त श्वसन होना, खांसी तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी? दस्त का तो है नहीं, दस्त के तो सभी को पता है लक्षण। ठीक है, डिप्थीरिया क्या होता है वो हमको नहीं मालूम, मान लीजिए जनरली। निमोनिया में पता है, सांस लेते चले। टीबी रोग, तो देखिए हम क्या है, ये काफी सुना है कि भाई हफ्ते भर से ऊपर की खांसी हो तो जरूर अपना बलगम चेक कराइए, है कि नहीं। तो टीबी, खांसी देख के आप टीबी लगा सकते हो और टीबी आंसर है। हालांकि ये सारी बीमारियों के बारे में तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में दे रखा है, तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 35वां। खसरा के फैलने से बचाने के लिए अति आवश्यक सावधानी है। पहला, रोगी को अलग रखना। दूसरा, रोगी को समय समय पर खिलाते पिलाते रहना। सी, रोगी का प्रकाश से बचाव रखना। डी, रोगी के कमरे में खिड़कियां या रोशनदान खुले रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहली बात है, खसरा जो है वो संक्रामक बीमारी है, भयंकर संक्रामक बीमारी है, तो रोगी को अलग रखना ही पड़ेगा, ये तो आप मान ही लो। दूसरा है, रोगी को समय समय पर खिलाते पिलाते रहना। हाँ, ये आवश्यक है कि रोगी को खिलाओ पिलाओ, लेकिन ये अति आवश्यक नहीं है। जो 4 ऑप्शन में से एक बेस्ट चुनना है कि नहीं। तीसरा है, रोगी का प्रकाश से बचाव, तो खसरे में प्रकाश का कोई लफड़ा नहीं है। रोगी के कमरे में खिड़कियां रोशनदान खुले रखना, खुले रखने चाहिए अपन को, ज्यादा थोड़ा एयर पास हो, लेकिन फिर भी अति आवश्यक यही है कि रोगी को अलग रखो, नहीं तो दूसरा रोगी पैदा हो जाएगा। 36वां, पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम क्या है? देख रहे हो सर, 3 प्रश्न पर्ट्यूसिस से रिलेटेड 3 प्रश्न आए पिछली बार। कितना इंपॉर्टेंट है पर्ट्यूसिस? टाइफाइड बुखार, डिप्थीरिया काली खांसी, जन्मजात शिशु का टेटनस। तो इसको मैं सरल सवाल कहूंगा, इसके ऊपर वाले को भी सरल कहूंगा। ठीक है, काली खांसी। अब आते हैं 37वें प्रश्न पे। विटामिन डी की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? ठीक है, ऑप्शन है मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम और जस्ता। दोस्तों, आपने सुना होगा कि विटामिन डी की मात्रा से, विटामिन डी हमारा शरीर खुद बनाता है सूर्य के प्रकाश में, तो विटामिन डी से क्या होता है कि हड्डियां मजबूत होती हैं। तो हड्डियां मजबूत कैसे होंगी? कैल्शियम से, कैल्शियम की बनी है। तो ये कैल्शियम की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता होगा अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी और कैल्शियम काफी रिलेटेड है, तो इसको मैं मध्यम स्तर का सवाल बताऊंगा, क्योंकि ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगला है, कोलो कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3 और कैल्शियम। इसका आंसर है विटामिन D3। इसको मैं मध्यम स्तर का सवाल बताऊंगा। मध्यम का इसलिए क्योंकि ये सभी लोग याद करके जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन बी हैं, B1, B2, B3, B6, इन सब के नाम आपको रट्टे होने चाहिए, एक एक की बीमारी रटी होनी चाहिए। ठीक है, विटामिन D1 और D2 ये भी विटामिन D1, D3 ये रटा होना, D2 और D3 रटा होना चाहिए, D1 तो होता नहीं है, तो D2, D3 रटा होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये देखो एक पन्ने का चार्ट है,
अब ये तो करना पड़ेगा क्योंकि एक पन्ने का चार्ट कर लिया तो 2 नंबर या 1 नंबर तो आपका आ ही जाएगा। तो ये चीज क्या है, आप नोट करते जाओ। जैसे अपन ये देख रहे हैं पूरा खंड, तो आप ये नोट करते जाओ कि मुझे क्या है कि ये चीज कंप्लीट करके ही जानी है एग्जाम टाइम पे, और ये चीज रिवाइज करके जानी है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया और रिवाइज नहीं किया तो ये समझ लीजिए आपके पेपर के 10 से 15 नंबर चले गए। क्योंकि व्यापम में देखिए हर सवाल, हर पेपर ऐसा नहीं होता जिसका स्पेशल एक तरीके का सिलेबस है। ये आपकी किस्मत है कि आपको ऐसा पेपर देने को मिल रहा है कि जिसमें एक एग्जैक्ट सिलेबस है व्यापम में, कि आपको फिक्स पढ़ना है, इसमें से 5 का आएगा, इसमें से 10 का आएगा। तो आप ये चांस गवाओ नहीं, मेहनत करो अच्छे से। वो चार्ट को अपन रख लो और सारे नाम विटामिन के याद कर लो, विटामिन B1 B2 B3 सबके। ठीक है, केवल ABCDE से काम नहीं चलेगा, सबके याद कर लो। 39वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका नहीं निभाता। सह एंजाइम, एंजाइम देख लीजिए, ये है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को कठिन ही मानेंगे क्योंकि इसमें ये अगर हमने पढ़ रखा है तो ही कर पाएंगे, तो इसमें कोई अपन जोड़ तोड़ तिगड़म नहीं बिधा पाएंगे अपन। अब 40वां प्रश्न है, अंडे की जर्दी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है। नाइसिन, शर्करा, बायोटिन, थायमिन। देख रहे हैं आप, तो इसका आंसर है बायोटिन। ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है कि हम 1-2 ऑप्शन हटा सकते हैं, जैसे कि शर्करा तो हटा ही देंगे कि भाई शर्करा तो नहीं होगी। थायमिन, नाइसिन, बायोटिन, यदि में फिर कंफ्यूज रहेंगे। 41वां प्रश्न है, रिकेट्स नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है। पहला है आयरन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है पोटेशियम, चौथा है सोडियम। तो ये हमको याद होना चाहिए, कैल्शियम। कठिन श्रेणी का सवाल मानूंगा, ठीक है, अपन को याद रहना चाहिए ये। अब अपन को क्या करना है कि बीमारी जो है ना, अलग अलग टाइप की जितनी भी बीमारी है सब लिखो एक लाइन से। किस विटामिन की कमी से हो रही है वो ठीक है, किस पोषक तत्व की कमी से हो रही है वो भी लिखो, क्योंकि यहाँ पर आया ना। ठीक है, तो कौन से पोषक तत्व, जैसे अंडे की जर्दी में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, इस तरीके से पूछा है। तो ये किसकी वजह से कम हो रही है, जो बीमारी हो रही है वो कौन से पोषक तत्व या खनिज लवण की कमी के कारण हो रही है, तो उनका नाम भी लिखो साइड में, है कि नहीं। जब आप उनका नाम लिखोगे तो ही काम बन पाएगा। अब देखते हैं 41वां तो हमने कर ही लिया है ना, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। 42वां है, एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, 55 ग्राम प्रतिदिन। ये आपको याद ही होना चाहिए, ये भी सिंपल है। ये भी आप एक चार्ट बनाओ कि प्रोटीन इतना चाहिए का, एनर्जी इतनी चाहिए। एनर्जी तो कम से कम याद कर ही लो कि सक्रिय कौन है। मैं एक अपने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में एक PDF डाल दूंगा ICMR की। पहले भी मैंने बोला था कि ICMR की PDF डाल देता हूँ, लेकिन क्या वो PDF मेरे से गुम गई। मैंने डाउनलोड की थी, उसके बाद मुझे मिल नहीं रही थी, तो अभी मैं जाके फिर से सर्च करूंगा और फिर वो डाल दूंगा। तो उसमें से ऑथेंटिक डाटा है, तो वहां से आप कर लीजिए। ठीक है, उसमें जो भी लिखा हो वो ही मानिए। अगर मेरी वीडियो में भी कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत हो तो उसको हटा देना। ICMR में जो लिखा ना वो मानना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं 43वां प्रश्न है, 600 माइक्रोग्राम कितने माइक्रो बीटा कैरोटीन के समान है। तो ये है 4800 माइक्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि एक रेटिनॉल बीटा कैरोटीन का 8वां हिस्सा होता है, यानी कि ये इसका 8 गुना होगा, यानी कि 6×8 4800 माइक्रोग्राम। ये भी हमको पता होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। अगर पता नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कठिन श्रेणी का सवाल कहूंगा इसको। अब आते हैं 44वें पे। एक वयस्क पुरुष जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता क्या है। पहला है 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन, दूसरा है 3490 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 2730 और 2320। तो देखिए, हमने पता है कि
ऐसा पुरुष जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है, उसकी रेंज हमने कितनी देखी थी, 2600 से 2800 किलो कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है, तो ये जो रेंज हमने देखी थी, तो इस रेंज में कौन आ रहा है, 2730 आ रहा है। तो 2730 आ रहा है तो 2730 ही अपना आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, बाकी कोई नहीं आ रहा इस रेंज में। अपन ऐसा नहीं कह सकते कि सर आपने 2600 2800 लगाया था, इसमें 2730 आ गया। अरे 2750 भी मिल जाएगा कहीं, थोड़ा बहुत हेर फेर होता है इधर। ठीक है, अब देखते हैं 45वां प्रश्न, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा, रतौंधी। ये तो बहुत ही हल्के स्तर का प्रश्न है, ये तो दुनिया को पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, अब 46वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण विरोधी नहीं है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ट्रिप्टोफैन, विटामिन ई और सेलेनियम। तो यहाँ पे आंसर है ट्रिप्टोफैन। अब देखिए, ये भी अपन को मालूम ही होना चाहिए, तभी अपन कर सकते हैं, या फिर सबके हमको केमिकल फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, उसके आधार पे हम बता सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं पता तो याद ही होना चाहिए। 47वां प्रश्न देखते हैं, मैग्लोब्लास्टिक प्रकार की रक्त अल्पता मुख्यतः किसकी कमी से होती है। विटामिन ए एवं थायमिन, विटामिन B6 एवं थायमिन, विटामिन आयरन एवं कॉपर, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल। तो इसका आंसर है विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल। अभी मैंने क्या कहा था कि आप ये सारे विटामिन की लिस्ट बनाओ, उनके नामों की लिस्ट बनाओ और उनकी बीमारियों की लिस्ट, उनकी कमी की वजह से होने वाली बीमारियों की लिस्ट बनाओ, और फिर एक बीमारियों की लिस्ट बनाओ और कौन से पोषक तत्वों की कमी से वो बीमारी हो रही है इसकी लिस्ट बनाओ। ये 2 पन्ने का काम है और 4 नंबर या 3 नंबर का काम है, तो ये काम आप कर लो। और ये जो मैग्लोब्लास्टिक वगैरह ऐसी, ये मैंने एक बना तो लिया था नोट्स, एक पेज में लिख लिया था ये 5-6 तरीके की बीमारी, लेकिन क्या मैं ध्यान भूल गया था और मैंने अपलोड नहीं किया था फेसबुक ग्रुप पे। मैंने ये, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसमें मैग्लोब्लास्टिक बीमारी थी और भी 5-6 बीमारी थी। ठीक है, अब देखते हैं 48वें प्रश्न पे, प्राणिज आधार खाद्य पदार्थों से बी समूह का निम्नलिखित विटामिन प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर है साइनोकोबालामिन। दोस्तों सही बताऊं, ट्रू स्पीकिंग, कि अभी ये वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसको भी अपन कठिन श्रेणी में डाल देते हैं। 48वां प्रश्न अब देखते हैं 49वां, निम्नलिखित में से एक उपकरण खाद्य पदार्थों के ऊर्जा मान ज्ञात करने के काम आता है। इसमें ये बताना है कि खाद्य पदार्थों में कितनी ऊर्जा होती है, इसको नापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पहला है बेनेडिक्ट रोट उपकरण, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ग्रेफाइट भट्टी और बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखो बहुत सिंपल है, अभी देखो अपन देखते हैं नामों से। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटोमीटर से समझ में आ गया कि ये तो भैया वहां से फोटोनोटोन टाइप से रिलेटेड है, सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड है। ठीक है, अपन को तो खाद्य पदार्थों की ऊर्जा निकालनी है। तीसरा है ग्रेफाइट भट्टी, ग्रेफाइट भट्टी क्या करेगी भाई, खाद्य पदार्थों की निकालनी है अपन को। चौथा है बॉम्ब कैलोरीमीटर, अपन पढ़ते आए हैं शुरू से, अपन ने पढ़ा है, कई साल पढ़ा है बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसका काम भी पता है, तो अपन तुरंत लगा देंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, यानी कि कम से कम 2 ऑप्शन तो हम हटा ही सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटो आ गया, इसको हटा दिया। ग्रेफाइट भट्टी बहुत तगड़ी रहती है, बहुत गर्म, तो उसको भी हटा दिया अपन ने। है बेनेडिक्ट रोट उपकरण, तो ये तो भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्या है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर हालांकि मेरे लिए तो सरल है, क्योंकि मुझे ये शुरू से पता है। अब आप लोगों के लिए क्या है पता नहीं, फिर भी मैं इसको मध्यम स्तर का सवाल रखूंगा। 50वां प्रश्न देखते हैं, वृद्धि चरण में ऊतक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। देखते हैं यहाँ पे, पहला है केवल प्रोटीन, दूसरा है केवल प्रोटीन तथा ऊर्जा, तीसरा प्रोटीन ऊर्जा तथा पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, चौथा है प्रोटीन ऊर्जा तथा खाद्य रेशे। ठीक है, तो देखिए वृद्धि चरण में ऊतक निर्माण के लिए प्रोटीन की तो जरूरत होती ही होती है। ठीक है, लेकिन और भी चीजों की जरूरत होती है। ऊर्जा लिख दिया है, ऊर्जा तो देखिए प्रोटीन में भी ऊर्जा है, कार्बोहाइड्रेट में भी ऊर्जा है, तो ऊर्जा कहीं भी लिख दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो प्रोटीन, ऊर्जा और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इतनी बड़ी ऊतक बन रही है तो थोड़े बहुत और भी पोषक तत्व तो जाएंगे कि नहीं, तो वो उन सबको सबके नाम तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे ये लिख दिया। तो इसमें भी हम पता ना, अगर अपन ऑप्शन हटाएं तो देखो केवल प्रोटीन नहीं होगी, क्योंकि दूसरा ही ऑप्शन दिया गया है केवल प्रोटीन तथा ऊर्जा। ऊर्जा कोई अलग से चीज तो है नहीं कि भाई ये ले जाओ ऊर्जा, ये रही ऊर्जा। ऊर्जा इसी में होती है, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, ये जो हम खाते पीते हैं चीजें उन्हीं में ऊर्जा होती है। तो प्रोटीन के साथ ऊर्जा लगा है और एक तरफ ऑप्शन है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन वाला ऑप्शन हम काट देंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत बड़ा ऊतक है भाई, ऊतक में बहुत सारी चीजें होती हैं। ऊतक यानी हमारी ये मांसपेशियां वगैरह जो बन रही, जैसे लीवर है, एक कोई भी एक शरीर का पार्ट बन जाता है जो सेपरेट टाइप का रह सकता है, उसको ऊतक कहते हैं। जैसे लीवर बन गया, ऊतक हो गया, दिल बन गया, ऊतक हो गया, मांसपेशियां, त्वचा एक ऊतक हो गई, है कि नहीं, ये सभी ऊतक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो केवल प्रोटीन भी कट गया, और प्रोटीन और ऊर्जा इसलिए काट देंगे क्योंकि इतनी बड़ी चीज बन रही है तो कुछ और भी चीजें होंगी इसके साथ, तो कुछ और भी चीजें होंगी, तो वो ऐसा तो है नहीं कि केवल खाद्य रेशे ही हो, थोड़ा बहुत और दो चार चीजें होंगी। तो यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व में वो सारी चीजें मिला दी गई हैं। तो आप क्या समझेंगे कि यही अपना ऑप्शन हो सकता है, तो अपन सा ही लगाएंगे, सी नंबर का ऑप्शन लगाएंगे। अब आते हैं 51वें प्रश्न पे। 51वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विधि के द्वारा दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि विटामिन सी की वृद्धि दालों में किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको भी हम बहुत आसानी से ट्रिकी मेथड से कर सकते हैं। पहला क्या है, पेषण। पेषण का मुझे अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। दूसरा है ब्लाचिंग, तीसरा है अंकुरण, चौथा है छिलका निकालकर। ठीक है, तो ब्लॉचिंग नहीं होगी भाई, इसका मतलब है उसको थोड़ा घिस घिसा के थोड़ा अच्छा कर देना। पेषण का मतलब मुझे पता नहीं है और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लग रहा कि इसको मैं आंसर लगाऊं। अब दो ऑप्शन नीचे के बचे हैं, अंकुरण और छिलका निकालकर। ठीक है, तो देखो प्रोटीन की वो विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि करनी है हमको। वृद्धि करोगे, जैसे मान लो किसी के पास 2 किलो अनाज है, उसको वृद्धि करनी है। ठीक है, तो वो 2 किलो अनाज को 4 किलो बनाना चाहता है, तो ऐसा करेगा, उनके छिलके उतारने लगेगा क्या? उसको कम 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 थोड़ा ही करेगा, उसको बढ़ाने के लिए उसको अंकुरित करेगा, है कि नहीं। ये सेम टू सेम ऐसा ही है, यानी कि जैसे कि एक दाल का एक बीज रखा है, उस बीज में हमको विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी है या फिर किसी भी चीज की मात्रा बढ़ानी है, तो हमको उसको अंकुरित करना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगी। एकदम से अंदर ही अंदर थोड़ी बढ़ जाएगी, ऐसी कौन सी प्रोसेस कर देंगे कि वो बढ़ जाए एकदम से। छिलका उतार दोगे तो भी कोई कुछ ना कुछ तुमने बाहर ही निकाला ना, उसके साथ तो कुछ लेके आए नहीं। ठीक है, अंकुरण से क्या होगा, उसका अंकुर फूटेगा और कुछ ना कुछ नया आएगा, कुछ ना कुछ और बढ़ोतरी होगी, यानी कि यही अपना आंसर होगा। बहुत अपन आराम से गैस कर सकते हैं अगर हमको कुछ भी नहीं पता तब। ठीक है, अब देखते हैं 52वां प्रश्न। 52 है, बालिकाओं में किशोरावस्था की द्रुत वृद्धि अवधि होती है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 11 से 14, 13 से 16, 14 से 17, 15 से 18। बालिकाओं में किशोरावस्था, सबसे पहले किशोरावस्था की बात कर रहे हैं ना, तो 14 साल तक ही रहेगी लगभग, 14-15 मान लो खूब से खूब। लड़कियों में 12 से लेके 16 तक मान सकते हैं। तो ये ऑप्शन सा और दा ये तो अपने आप कट गया, क्योंकि किशोरावस्था की बात हो रही है। किशोरावस्था में द्रुत वृद्धि, द्रुत का मतलब होता है बहुत स्पीड में एकदम से वृद्धि हो, तो उसको कहते हैं द्रुत अवधि। तो ये अवधि होती है 11 से 14 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं 53वें प्रश्न पे। नव दुग्ध यानी खीस में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में से निम्नलिखित में कौन सा सामान्य मानव दूध की तुलना में दुगने से अधिक मात्रा में होता है। नव दूध तो आपको पता ही है, नव दुग्ध। ठीक है, तो लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, डबल होती है उसमें, जो सामान्य दूध होता है उससे, या प्रोटीन की डबल होती है, या वसा की डबल होती है, या कैल्शियम की डबल होती है। तो यहाँ पर अपन को याद रखना है, डायरेक्टली प्रोटीन की डबल होती है, तो इसको भी मैं मध्यम स्तर का प्रश्न मानूंगा, अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया, नव दुग्ध से संबंधित 2 प्रश्न आए हैं, ये कुपोषण वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो नव दुग्ध के बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, जो माँ का पहला दूध है ना, उसके बारे में एक आप अभी सर्च करो नेट पे, या फिर वीडियो डलेगी तब आप देख लेना।
कि नवदुग्ध के बारे में क्या क्या चीजें हैं महत्वपूर्ण जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत से बुक्स में दिया है ना, बुक्स पता नहीं किस तरीके से बहुत सारी बुक्स बनाई गई हैं, उनमें केवल बस आंगनवाड़ी के बारे में बताया गया है कि भाई माँ बच्चे के लिए ये करना चाहिए, बच्चे को 6 ग्राम ये मिलता है और वो मिलता है, 2 रुपए का ये मिलता है, 3 रुपए का वो मिलता है, जबकि ये चीजें सिलेबस में है ही नहीं। जब हम आंगनवाड़ी में पहुंचेंगे तब आंगनवाड़ी की चीजें पढ़ लेंगे, है कि नहीं। अभी जो सिलेबस में है वो पढ़ेंगे, वही पेपर में आना है। लेकिन कुछ ऐसे पब्लिकेशन है जिन्होंने जल्दी जल्दी में बुक्स निकाली हैं, अच्छे पब्लिकेशन हैं, उनकी बुक्स बढ़िया हैं, अरिहंत की बुक बढ़िया है और भी महावीर की भी ठीक है। ठीक है, तो इनकी तो बुक्स सही है, लेकिन बहुत से हैं जो उन्होंने बस आंगनवाड़ी की बुक्स छाप दी है उसमें कि ये करो। अब देखते हैं 54वां प्रश्न। 54वां है, 1 वर्ष की आयु का होने पर किसी सामान्य स्वस्थ शिशु का भार हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 3 गुना। अब यहाँ ये देखो दोस्तों, ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया उन्होंने। पिछली बार प्रश्न में कोई अंतर नहीं है, बस ऑप्शन में अंतर आ गया और उनने 2 बार पूछ लिया। बताइए अब पता है इसका फायदा क्या होता है। पिछली बार जो प्रश्न पूछा था उसमें ऑप्शन क्या क्या थे, दुगुना, तिगुना, चौगुना और इनमें से कोई नहीं, यानी दुगुना, तिगुना, चौगुना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हैं, 2 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना। यानी कि मान लो अगर आपको आता भी नहीं है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता कि दुगना होगा, तिगुना होगा, क्या होगा, अब 2 प्रश्न आ गए तो आपको पता है कि भाई 4 गुना तो नहीं होगा, क्योंकि 4 गुना वहां पे ऑप्शन में दिया है, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो आप 4 गुना पिछले वाले ऑप्शन से काट दोगे। यहाँ पर भी देखो, पिछले ऑप्शन में 1.5 गुना और 2.5 गुना नहीं दिया था, तो आप 1.5 गुना और 2.5 गुना यहाँ से काट दोगे कि नहीं। अब आपके पास ऑप्शन बचेगा या तो दुगना होगा या 3 गुना होगा, है कि नहीं। यानी आपके 2 ऑप्शन कट गए। ये व्यापम से थोड़ी गलती हुई, भूल चूक हुई, और उस भूल चूक का आप फायदा ले लो तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न क्या है, सामान्य वयस्क के लिए आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत दैनिक आहारीय प्रोटीन की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आईसीएमआर की रिपोर्ट की बात कर रहा था और आईसीएमआर का ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन डायरेक्ट पूछ रहे हैं आईसीएमआर का। तो इसका आंसर होगा बी, 1 ग्राम पर केजी शारीरिक भार। यानी कि जैसे कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन दिन में खानी चाहिए, कोई 40 किलो का है तो उसको 40 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। इस तरीके से प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए, ऐसा आईसीएमआर ने बताया है। आईसीएमआर की मैं जो एक 30 पन्ने की शॉर्ट वीडियो पीडीएफ है उसको मैं ढूंढूंगा, सर्च करूंगा और फिर वहां पे अपने फेसबुक ग्रुप पे डाल दूंगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि फेसबुक से कैसे हम डाउनलोड करेंगे, तो ग्रुप में ऊपर ही राइट मोस्ट साइड पे इन्फो करके लिखा आता है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां से काफी ऑप्शंस खुल जाएंगे और नीचे ऑप्शन आ रहा होगा फाइल्स में जाओगे तो वहां पे आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। अभी एक पीडीएफ फाइल डली है, बाकी की सारी मैं डाल दूंगा। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो खंड आ है उस खंड आ को पूरा कंप्लीट करके एक पीडीएफ डालूं, ताकि आपको ज्यादा ना भटकना पड़े और इस तरीके से केवल 4 पीडीएफ में आपका काम हो जाए। तो खंड आ की पूरी पीडीएफ बनाई जाएगी, साथ ही साथ में इस पेपर की भी पीडीएफ डाल दी जाएगी। इसको आप देखें, काफी लंबी वीडियो हो गई है दोस्तों। बताइए, कमेंट करके बताइए कि अगले जो वीडियोस में बनाऊं खंड दूसरे, तीसरे और चौथे के, वो किस तरीके से बनने चाहिए, क्या ये वाला वीडियो सही है, और भी चीजें बताइए। और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेबल ऑफ कंटेंट में जो ज्यादा कुछ ऐसे प्रश्न आए बीच में जिनमें अच्छी ट्रिक्स अपन ने यूज करी, उनके बारे में दिया गया होगा टेबल ऑफ कंटेंट में। वहां से आप डायरेक्टली जा सकते हो कि सर ने क्या ट्रिक यूज की थी उस सवाल के लिए। तो प्लीज आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय माता दी।